तो ऐसे ही करते हैं। So last हमने types of embryo sacs करा था। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेट कराया था और मेगास्पोरोजेनेसिस हमें लिखना था। वो याद है मुझे, लास्ट क्लास में चलते चलते मैंने पूछा भी था शायद, है ना, कि मेगास्पोरोजेनेसिस हमने लिखा नहीं ना, तो मैंने कहा था कि मुझे याद दिलाना कि मेगास्पोरोजेनेसिस हमें लिखना है। याद आ गया मुझे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमें, चलो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करते हैं। अच्छा ये डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था। ये डायग्राम डिस्कस कर लिया था। और कुछ रह रहा है? नहीं, ठीक है, पहले मेगास्पोरोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हेडिंग डालिए, मेगास्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। हमने कहाँ तक कर लिया था? ये लिखा था। ठीक है, नोट करें। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेक्स प्लेस from a cells of nucellus. Formation of megaspore takes place from a cell of nucellus. अब न्यूसेलस क्या है? तो हमने ये देखा हुआ था कि ये एम्ब्रियो सैक जहां बनने वाला था वो चारों तरफ जितने सारे टिश्यूज थे उनको हमने क्या बोला? न्यूसेलस बोला, है ना? याद है ना? तो न्यूसेलस बाद में क्या करता है? यस सर, न्यूसेलस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, न्यूसेलस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। वेरी गुड, नोट करेंगे। a single cell out of it differentiate into a single cell प्लीज पार्डन, न्यूसेलस के बाद a single cell out of it differentiate a single cell out of it differentiate into archisporium cell. Archisporium cell. A single cell out of it differentiate into archisporial cell at, इंपॉर्टेंट है, at अंडरलाइन करेंगे, at micropylar end. At micropylar end. तो माइक्रोपाइलर एंड में तो देखिए ये इस तरह से इंटेग्यूमेंट हो गए, है ना। इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है? न्यूसेलस है, और न्यूसेलस में से माइक्रोपाइलर एंड पे, मतलब इस वाले एंड पे एक सेल है जो डिफरेंशिएट होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? आर्चीस्पोरियम सेल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस archisporium cell, this archisporium cell, तो आर्चीस्पोरियम कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। दिस आर्चीस्पोरियम सेल डिफरेंशिएट एंड डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड डिवाइड, मियोसिस नहीं होगी अभी, माइटोटिकली डिवाइड मतलब माइटोसिस होगी, माइटोटिकली
comma, undergoes periclinal and anticlinal division, undergoes periclinal and anticlinal division. Finally, it becomes megaspore mother cell. Finally, it becomes megaspore mother cell. This one. तो मेगास्पोर मदर सेल भी आप यहां देख पा रहे हैं डिप्लॉयड है. सो दिस इज डिप्लॉयड. न्यूसेलस डिप्लॉयड था. न्यूसेलस से बनी आर्चिस्पोरियम सेल, ये भी डिप्लॉयड थी. आर्चिस्पोरियम सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है और बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल. नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल undergoes, megaspore mother cell undergoes through meiosis and produces 4 haploid, produces 4 haploid, produces 4 haploid megaspore. Full stop. Out of it, 3 megaspore degenerate. Out of it, 3 megaspore degenerate and are consumed by rest and are consumed by the surviving megaspore. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, the megaspore undergoes successive, the megaspore undergoes successive 1, 2 and Sir, 3. Undergoes successive 3 mitotic division. Undergoes successive 3 mitotic division, where karyokinesis takes place, but cytokinesis do not takes place. इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप. नाउ वी कॉल इट embryo sac. Now we call it embryo sac. Next point, 3 nuclei moves at 3 nuclei moves at chalazel end and
develop into synergid. Full stop. Another 3 nuclei moves at micropylar end. Sir, हाँ, सर आपने जो ऊपर लिखवाया डेवलप इनटू साइनर्जिड की जगह एंटीपोडल सेल्स नहीं होना चाहिए? सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, डेवलप इनटू एंटीपोडल सेल, राइट, नॉट synergid, एंटीपोडल ही होगा, यू आर राइट, डेवलप इनटू एंटीपोडल सेल, फुल स्टॉप, डेवलप इनटू एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, द रेस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियाई moves to micropylar end, out of which the middle one, out of it which the middle one develops into egg and rest of 2 develops into synergid. Full stop. The rest of 2 nuclei remains at the rest of 2 nuclei remains at center and becomes polar nuclei. एक और है, एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नोट करो, अलग से नोट करना है, पॉइंट इससे अलग है, इसको आपको स्कूल में लिख के नहीं आना है, दिस इज फॉर योर नीड पर्पस। नोट करेंगे, इन मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, in monosporic embryo sac only one megaspore situated towards हेलो सर। हाँ जी सर मेरे यहाँ ना बहुत ही बुरा इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है, तो मुझे लीव करना पड़ा था बहुत बार। ओके बेटा, तो ये पॉइंट मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज, बोलो बोलो बोलो, साथ क्या कह रहे हो? मुझे अभी आवाज नहीं आई, जो कौन सा पॉइंट? साध, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर मुझे लगता है उसका कनेक्शन वीक है। हाँ काफी वीक है, आवाज नहीं आ रही। साथ मुझे मैसेज कर सकते हो आप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये भी बताना कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ओके सर, क्या आप, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी एक्चुअली। ओके सर। हाँ, इन मोनोस्पोरिक मेगा क्या लिखा अभी?
आमना क्या लिखा? In monosporic embryo sac, इन मोनोस्पोरिक only एम्ब्रियो one sac, megaspore situated. only one megaspore situated towards chalazial end remaining functional while rest of 3 degenerate. ठीक है। और मल्टीस्पोरिक पे क्या होंगे या पॉलीस्पोरिक पे क्या होंगे? सभी फंक्शनल रहेंगे। ठीक है। मोनोस्पोरिक का एग्जांपल क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? ये किसका एग्जांपल है बताया था ना मैंने? Polygonium. हाँ, पॉलीगोनम है ना। ठीक है, नोट कर लो। सबको क्लियर है? अब देखो करना क्या है, समझो बात को। या तो ये डायग्राम बनाना, ऑब्वियसली मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा जाएगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज आल्सो सफिशिएंट। आप ये भी डाल सकते हो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो आप ये फ्लो डायग्राम भी लिख के आ सकते हो एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है। तो अब आवाज आ रही है? हाँ 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 आ रही। बोलो 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 बेटा। बोल रहे थे कि मेगास्पोर अंडरगोज मियोसिस वाले पॉइंट से कितनी जगह छोड़ूं मैं? मेगास्पोर अंडरगोज मियोसिस, और ज्यादा नहीं, मतलब उसके बाद हाफ पैराग्राफ, सॉरी हाफ पेज छोड़ दो, मतलब Okay, sir. अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाइन, ऐसे कुछ 10 लाइन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। समझ में तो आ गया ना साथ? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, और कुछ रह रहा था लिखवाने के लिए? आमना और कुछ रह रहा था क्या? नहीं? अनुष्का क्लियर है? नहीं sir. जुआरिया Yes sir. क्लियर? Yes sir. ठीक है, हम लोग फॉर्मेशन तो इसका पहले पढ़ ही चुके थे। ओके, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग पॉलिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, है ना, थोड़ा समझ लेते हैं। पॉलिनेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नीट पे इतने इजी क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। तो पहले पॉलिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसके बाद जो सबसे इसमें टफ चीज है, जो सच में समझने लायक चीज है, वो ये चीज है कि कैसे डेवलपमेंट होता है इनका, एम्ब्रियो कैसे बनता है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोटिलिडन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें समझने लायक वही है। तो इसके पहले पॉलिनेशन समझ लेते हैं, है ना। होता क्या है पॉलिनेशन, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो ये पॉलिनेशन का टाइप, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में एक खास बात होती है कि यहाँ पर जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग नहीं होती है ना। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो चीज होती है जो नीट के लिए, वो मैं डिस्कस करता जाता हूँ। यहाँ पर नो जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग, नो जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग, यहाँ पे जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग नहीं, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि धीरे धीरे सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्रोसेस आती है जब सेम टाइप के जीन्स, क्योंकि सेम टाइप के जीन्स के बीच में होता है, एक ही प्लांट में हो रहा है, एक ही तरह के डीएनए आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इस तरह से जो आने वाली जनरेशन होंगी वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी, है ना। तो इसका दूसरा डिमेरिट क्या है, कोई बता सकता है दूसरा डिमेरिट क्या है इसका? सेल्फ पॉलिनेशन का कोई डिमेरिट बता सकता है मुझे? देखो धीरे धीरे क्या होगा, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब सेम तरह के जीन्स इंटरमिक्स होते हैं तो जो आने वाली जनरेशन होती है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है, कमजोर होती जाती है। कैसे वीक होती जाती है? पहली चीज फिजिकली वीक, अगर एनिमल है तो मेंटली वीक, ठीक है। अगर प्लांट है तो फिजिकली वीक, और उनका प्रोडक्शन जो होगा वो गिरता जाएगा, है ना, प्रोडक्शन गिरता जाएगा। एक और खास बात होती है, दे आर
लीस्ट रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल गिरती जाती है। इस प्रोसेस को, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। पढ़ा है किसी ने क्या ये वर्ड, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो डिमेरिट है दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, लेकिन इसका फायदा क्या है? यहां पर वी कैन प्रोटेक्ट प्योर लाइन, किसी भी तरह का हाइब्रिड नहीं। तो जो वाइल्ड वैरायटीज हैं उनको हम कंजर्व करके रख सकते हैं, उनका जो एक्चुअल जेनेटिक नेचर है उसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट भी है। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब खुद का पॉलन ग्रेन, एक ही पॉलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा में गिर जाए, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। पहला हो गया ऑटोगैमी और दूसरा क्या होगा? गेटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी क्या होता है ना? देखिए, ऑटोगैमी में सेम फ्लावर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? ठीक है, आप ये इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना? ये जो पूरा चार्ट है इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में, है ना? और आपसे पॉलिनेशन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख करके आओगे। अब देखो ऑटोगैमी में क्या होता है कि ये प्लांट था, मतलब ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। इसी का पॉलन इसी की स्टिग्मा में गिर गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। सेम फ्लावर का स्टेमन और सेम उसे निकला हुआ पॉलन और सेम स्टिग्मा में गिर गया, दिस इज ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी होती है किसमें? सेम फ्लावर में। मतलब कि फ्लावर कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है। दूसरा होता है गेटोनोगैमी। तो गेटोनोगैमी क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब कि एग्जाम्पल इसका क्या है? मेज, मक्का। ठीक है, मेज इसका एग्जाम्पल है। इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप मस्टर्ड लिख लो, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। देखो, अब आते हैं गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो कॉब्स होते हैं ना, भुट्टे जिनको आप बोलते हो कॉब्स, तो कॉब्स में इस तरह से बाल बाल बाहर निकले हुए होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकले होते हैं। क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है? देखा तो सबने होगा, भुट्टे खाए ना? ये कॉब्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? स्टेमन्स। ना 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 ना, स्टेमन नहीं होते। क्या करते हैं? तो फिर पिस्टल होगा। राइट राइट, पिस्टल्स होते हैं इनके, है ना? पिस्टल्स का भी एक्सटर्नल पार्ट, मतलब कि ये होता है स्टाइल होता है, ये स्टाइल बाहर निकला हुआ होता है। इसका यूज किया जाता है केसर के कंटामिनेशन में। जो केसर होता है ना, केसर में इसको कलर करके उसमें मिक्स कर दिया जाता है। यही चीज होती है जो केसर, जो नकली केसर होता है ना, वो यही होता है। ठीक है, उसमें कलर मिला दिया, फ्रेग्रेंस मिला दिया और इसी को सुखा के बेच दिया केसर बना करके, है ना? जो 100 रुपए 50 रुपए में आपको मिलता है केसर, वो यही वाला केसर है। राइट। अब इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली फीमेल फ्लावर है। तो ये सब फीमेल फ्लावर है, नीचे वाले सब फीमेल फ्लावर है। टॉप पे आप देखेंगे किसी भी प्लांट में, मेज के प्लांट में, यहाँ पर ये मेल फ्लावर होता है। इससे स्टेमन फायदा क्या है? इससे ऊपर से पॉलन गिरते हैं और ये पॉलन को क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं, है ना? तो इस तरह से ये गेटोनो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, लेकिन एक ही प्लांट में लगे हैं। दिस इज कॉल्ड गेटोनोगैमी। क्लियर है? गेटोनोगैमी। यस। आप देखो, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी, और इसी को भाई साहब हम लोग कहते हैं एलोगैमी। एक ही बात है। यहां पर क्या होता है? हाँ जी। आई एम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार, लेकिन सर हमने पॉलिनेशन के अंदर को अभी तक कुछ लिखा तो नहीं है ना? ना ना बेटा, लिखा नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बारी, है ना? अभी नहीं आपका नहीं, ओके, मुझे ज्यादातर तो समझ आ गया सर। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर, गेटोनोगेमी दो डिफरेंट फ्लावर, समझ आ गया। ओके ओके, ठीक है। अब एलोगैमी दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर क्या होगा? सेम स्पीसीज के फ्लावर होंगे, है ना? सेम स्पीसीज, बट दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट। तो क्या होंगे? ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, है ना? क्रॉस पॉलिनेशन का एक बेनिफिट होता है, जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग होती है। जेनेटिकल इंटरमिक्सिंग होती है, जिससे क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स मिक्स करते हैं। इसमें आने वाली जो प्रोजनी होती है, प्रोजनी, दे विल बी बेटर डेवलप्ड। ठीक है, बेटर, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी एंड मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, है ना? ज्यादा डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होंगे। राइट। अब क्रॉस पॉलिनेशन दो फैक्टर से होता है।
ऐसी चीजें जो एक जगह से पॉलन को दूसरी जगह तक ले आती हैं, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल स्टेमेन से लेकर के पिस्टिल तक ले आती हैं, उनको अपन बोलते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या होता है, विंड के थ्रू मैक्सिमम पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, एनिमोफिली, है ना। वाटर के थ्रू होता है, हाइड्रोफिली। कोई बता सकता है हाइड्रोफिली किसमें होता है? कैन समबडी टेल मी? वेलिस्नेरिया बेटा, वेलिस्नेरिया, है ना। एक प्लांट होता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का स्पेशल केस है, मैं आपको अभी वेलिस्नेरिया का केस बताऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, राइट, एनसीईआरटी में है वेलिस्नेरिया का केस, और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है वेलिस्नेरिया। तो याद रखना, अभी मैं वेलिस्नेरिया का केस आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताऊंगा, है ना, क्योंकि पूछा जा सकता है, कि पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कि हाउ डज द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया फ्लावर, काइंडली एक्सप्लेन इट। 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं बताता जाऊं ना, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, आप अपने साइड में नोट्स में लिखते जाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, विंड पॉलिनेशन तो बहुत सारों में होता है, आपको पता है, राइस में होता है, व्हीट में होता है, इन सब में विंड पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में। बाकी आ गए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, जैसे बी के थ्रू होता है एंटीमोफिली, ठीक है। जब बैट के थ्रू होता है तो इसे बोलते हैं चेरेप्टोफिली। जब स्नेल्स के थ्रू होता है इसको मलेकोफिली बोलते हैं, और बर्ड्स के थ्रू होता है उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अब आप इसको ड्रॉ कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर बताइए मुझे, प्लीज इसको कॉपी कीजिए। डन सर। डन, ठीक है, कर लिया भाई सब, बाकी सब लोगों ने कर लिया, कॉपी कर लिया। कौन कौन है? आर्यन कर लिया, जुआरिया, साथ, तिशा, यस। ठीक है, ओके, मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है, ओके। अब देखिए, गिव मी 1 सेकेंड। वेलिस्नेरिया वाला मैं केस आपको दिखाता हूं। अभी हम लोग देखेंगे एक वीडियो इसका, फ्लावरिंग प्लांट का। पहले मैं वेलिस्नेरिया में आपको पॉलिनेशन, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बातों को समझ लीजिएगा। देखो, वेलिस्नेरिया वाला केस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नीट में कई बारी, अरे इसमें बोर्ड में कई बारी पूछा जा चुका, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फेनोमेना। देखिए, पॉलिनेशन जो होता है ना, समझिए बात को। तो वेलिस्नेरिया में ये आप देखेंगे, ये है स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब क्या हुआ? दे आर मेल फ्लावर। दूसरा आप देखेंगे कि ये पिस्टिलेट फ्लावर है जो आपको सरफेस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब फीमेल फ्लावर। अब देखिए, यहां पे इसके जो स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं, ये स्टेमिनेट फ्लावर से आप देख पा रहे होंगे, ये पॉलन ग्रेन यहां से निकल निकल के सरफेस में जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन की खास बात क्या होती है? दे आर रेजिस्टेंट, है ना। सो पॉलन ग्रेन, दे आर पॉलन।
और pollen grain जो हैं they are resistant to water, रेजिस्टेंट टू वाटर, ये वाटर में खराब नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, पहले ये जो फीमेल फ्लावर है, इनकी जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ये स्ट्रक्चर है ये इसका, है ना, तो जिसमें लगे हुए हैं ये पेडिसिल। तो फीमेल के फ्लावर की जो पेडिसिल होती है, ये पेडिसिल इस तरह से होती है पहले स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्वाइल्ड होती है, इस तरह से क्वाइल्ड, इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं। तो जो पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं स्टार्टिंग में इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं। और फिर क्या होता है, जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फ्लावर जो होते हैं ये ओपन होते हैं, स्प्रिंग अनकॉइल होती है। सो दिस स्प्रिंग विल अनकॉइल, ये स्प्रिंग खुलेगी। स्प्रिंग अनकॉइल होने के बाद अगला फिनोमेना क्या होगा कि फ्लावर विल रीच टू सरफेस। तो जो फीमेल फ्लावर होंगे ये सरफेस पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, दे विल रिसीव पॉलन, ये पॉलन को रिसीव कर लेंगे, है ना, सरफेस, और उसके बाद ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दे विल रिसीव पॉलन एंड दे विल क्लोज होने के बाद दे विल अगेन रिक्वाइल, ये दोबारा से रिक्वाइल हो जाएंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। दैट्स हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलेस्नेरिया। इज इट क्लियर टू यू? बताएं भाई, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सो नोट करो पॉलिनेशन इन वेलेस्नेरिया। 2-3 पॉइंट इसमें, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया मैं लिखवा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको वहां लिखना भी होगा। पॉलिनेशन इन वेलेस्नेरिया, the pollination in Vallisneria is hydrophily. Full stop. Vallisneria is submerged, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ। Vallisneria is submerged fresh water hydrophyte, freshwater hydrophyte dioecious plant, freshwater, Please pardon. ठीक है। Vallisneria is submerged freshwater hydrophytes. It is a dioecious plant. Dioecious मतलब that is male and female अलग। flower. Dioecious plant that is male and female flower on different plant. Next point. Mature flower release pollen grain comma pollen floats at the surface of water, full stop. Next point. At the time of pollination, pedicel of female flower uncoil, comma flower receive pollen at surface, flower receive pollen at surface, they closes down and comes back again by coiling of pedicel,
ठीक भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। नो वेट, look, a beautiful video is there, है ना, and I'll explain it, जो मैंने आपको अभी बताया है। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, how does it take place। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, प्लानिंग पार्ट दिख रहा है ना। ये देखो, दिस इज पिस्टल, दिस इज स्टेमन। देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये आपके एंथर हो गए। अब हम लोगों ने जो पढ़ा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिंगल मेगास्पोर था, कैरियोकाइनेसिस हुआ, ये पूरा न्यूसेलस वाला पार्ट है, और इस पूरे पार्ट को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। दूसरी मियोसिस हुई, दूसरी माइटोसिस हुई, फर्दर फिर से माइटोसिस होगी, फंक्शनल मेगास्पोर, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, 8 न्यूक्लियस हो गई। 3 will migrate to opposite pole, 3 चैलेजल एंड में और 3 माइक्रोपाइलर में। ये इनके चारों तरफ थिन सेल वॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो न्यूक्लियस जब ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाती हैं तो थिन सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। यहां पर ये आपका एग ऑपरेटर से ये 2 साइनर्जिड हो गई, ये 2 एंटीपोडल सेल्स हो गई, और बीच में यहां पर सेल वॉल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई है, एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। So this is complete egg operators. Now this is anther. Pollen grain. आप देख पा रहे हैं 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ, pollen will land on stigma, pollen को रिकॉग्नाइज किया गया, pollen ट्यूब का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ,
एक चीज यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पॉलन ट्यूब जब आगे की तरफ डेवलप हो रही है, तो ये जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम टिप में जो आपको दिखाई दे रही है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे हुआ है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो हुआ है वो इंटाइन से हुआ है, और इंटाइन में सबसे आगे वाला पार्ट है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जब फ्यूजन होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के दौरान जो जेनरेटिव सेल थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, और ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, दे आर टू स्पर्म्स। क्लियर? यस सर। आप देखिए, both gamete got separated। सबसे पहले जैसे पॉलन ट्यूब अंदर पहुंचती है, साइनर्जिड डिस्ट्रॉय होते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस, एग के साथ में पहला वाला गैमीट फ्यूज हो जाता है, दूसरा वाला गैमीट जाता है, स्पर्म जाता है, और ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। यहां पर 3 न्यूक्लियस हो गई, 1 n प्लस n प्लस n, तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया और ये डिप्लॉइड हो गया। तो फर्टिलाइजेशन ऐसे कंप्लीट हो गया। तो दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हमको इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमने एनिमेशन के फॉर्म में देखा डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। अब देखिए जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, तो अब किससे क्या कौन सा पार्ट बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद? वेट, देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये वाला जो एग था, एग से जब एक स्पर्म फ्यूज हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट फर्दर, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा। अब होगा क्या कि ये जो एग सेल है ना, एग से आप बनेगा जाकर के एम्ब्रियो, एंटीपोडल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, साइनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये जो आपकी ओवरी है, ओवरी से बनेगा जाकर के फ्रूट। ठीक है, और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है, ये इससे बनेगा जाकर के, मतलब यहां पे पोलर न्यूक्लियाई, यहां पे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और साथ में स्पर्म के मिलने से ये बनेगा एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ना। जाइगोट से क्या बनेगा? सीड। ठीक है, सीड क्या चीज होती है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से दो चीजें बनेगी। ठीक है, जाइगोट डिवाइड करके एक तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो कैसा होगा? डिप्लॉइड, मतलब कि यहां पे मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी। दूसरा पार्ट जाइगोट का डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉटिलीडन में। ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ये जाइगो एम्ब्रियो और कॉटिलीडन जब डेवलप हो रहे होंगे तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात यहीं पे है। क्या होगा? जनरली ये दोनों क्या करते हैं? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेते जाते हैं। दे सक न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म। कई बारी क्या होता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, उन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, एल्ब्यूमिनस
सीड। दूसरे वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म भी रहता है और कॉटिलीडन भी रहता है। मतलब कि एम्ब्रियो और कॉटिलीडन अपने पूरे डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को नहीं खा पाते हैं। इस स्टेट में एंडोस्पर्म भी बचा रह जाता है। ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड क्लियर है? यस सर। पक्का Yes. सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं? कोई डाउट हो पूछिए, रीचेक वंस अगेन। नो सर। ठीक है, तो नोट करना फिर स्टार्ट कीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन नोट कर लेते हैं हम लोग। After reaching to ovary, pollen tube, after reaching to ovary, pollen tube enters through micropylar end. Generally, नोट कीजिएगा, अभी बताऊंगा जनरली क्यों मैंने कहा। After reaching to ovary, pollen tube enters the ovule through micropylar end. Generally, full stop. Pollen tube is guided by filiform or apparatus. याद है ना, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। Pollen tube यस सर। is guided by filiform apparatus. Filiform apparatus of synergid, comma, vegetative nucleus degenerate, comma करके vegetative nucleus degenerate and synergid also degenerate at the entry of pollen tube. Next point. Both of the sperms are released. Both of the sperm are released one of the male gamete fuses with egg to form diploid zygote, and another gamete fuses with polar nucleus to form triploid endosperm. Next point. The process of formation of zygote, the process of
formation of zygote is called syngamy, and endosperm formation is called triple fusion. Next point. Fertilization takes place at two places. That is, fertilization takes place at two places. That is, at egg and polar nuclei. Hence, it is called double fertilization. भाई लोगों क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? 0.1% भी किसी को डाउट पूछिए। जुआरिया सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तिशा? यस सर, आ रहा है। अनुष्का? यस सर। ठीक है, आर्यन? आर्यन बोलो बेटा। यस सर। हाँ राइट, ठीक है, मुझे आमना का रिस्पॉन्स आता रहता है, साद का भी रिस्पॉन्स आता रहता है। आप लोग भी रिस्पॉन्ड करते रहिए, आपको कहीं भी नहीं समझ में और कितना भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि वो कितना बेसिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बेसिक बात पूछते हैं, बट मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आपको जो बता दिया वो याद है कि नहीं है, या फिर वो आपको समझ में आया कि नहीं है। राइट, तो आपको कितना भी बेसिक चीज हो, कोई पूछने के लिए कोई शर्म संकोच नहीं करना है, एकदम बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। ठीक है सर। हाँ जी बेटा बताओ। क्लास के बाद जो है सर निष्कर्ष सर से वो वीडियो भिजवा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा 10 मिनट के स्किप हो गए थे। अच्छा ठीक, वो वीडियो जो दिखाया था, ठीक है। हाँ नहीं सर, नहीं नहीं, वो क्लास की वीडियो सर, क्लास की वीडियो। मुझे समझ नहीं क्या सर लेक्चर अगर भेज अच्छा सकें लेक्चर, वो लेक्चर के लिए आपको after निष्कर्ष जी से कोऑर्डिनेट करना होगा, है ना? वो एक्चुअली सिस्टम के कमांड्स उनके पास होते हैं, है ना, एंड ही इज मैनेजिंग द थिंग, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करने के, ही विल डेफिनेटली सेंड यू। ओके जी। ओके, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और मैंने आपको नोट इट डाउन करवा दिया। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीजें है ना, दो इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितनी तरह से पॉलन ट्यूब एंटर कर सकती है ना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करती है, वो एंजाइम कैसे रिलीज करती है, ये बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन जब मैंने आपको बताया हुआ था, और कितनी जगह से पॉलन ट्यूब एंटर कर सकती है, ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में कितने टाइप के एंडोस्पर्म्स हो सकते हैं, ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, देखो बेटा, अब समझना, पॉलन ट्यूब कहां से एंटर कर सकती है। अगर पॉलन जर्मिनेट हुआ और पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है ना, तो इफ पॉलन ट्यूब एंटर बाय दिस वे, है ना, सीधे माइक्रोपाइलर एंड से यहां से, तो अगर इस पार्ट से एंटर करती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पोरोगैमी। ये नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन, चैलेंजोगैमी एक्चुअली पूछा हुआ था, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पोरोगैमी। दूसरा तरीका क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने के बाद इधर से आती है, इधर से आती है, और यहां से एंटर करती है। कहां से? शैलेजल एंड से एंटर करती है। तो अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है तो हम उसको पोरोगैमी बोलेंगे। और दूसरा तरीका क्या है
कि अगर वो चैलेजल एंड से एंट्री करती है तो हम उसको बोलेंगे चैलेजोगैमी, है ना। इट एंटर्स थ्रू चैलेजल एंड, है ना। तो इसको हम चैलेजोगैमी बोलेंगे। पोरोगैमी एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि पॉलन ट्यूब यहां से आए और ये बीच से कहीं से एंटर कर जाए, चाहे इधर से एंटर करता है चाहे उधर से एंटर करता है। अगर मिड से एंटर करता है, यहां से एंटर करके रप्चर करती है, तो ये थर्ड वाली प्रोसेस जो होती है इसको हम लोग कहते हैं मीजोगैमी। सो फ्यूजन ऑफ पॉलन ट्यूब में बी ऑफ 3 टाइप, नोट कर लो। फर्स्ट पोरोगैमी, व्हेन pollen tube enters through when pollen tube enters through micropylar end. Second, chalozogamy, when pollen tube enters through chalaza. Next, mesogamy, when pollen tube enters through sides of embryo sac or from integument site. ठीक भाई, तीनों समझ आ गए होंगे ना। सर मीजो का एक So और enter बता through दो। side of साइड्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, मीजो मतलब इधर से एंटर करे चाहे इधर से। सो मीजोगैमी व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू साइड्स ऑफ एम्ब्रियो सैक और फ्रॉम इंटेग्यूमेंट साइट पोरोगैमी का एग्जांपल है लिली, चैलोजोगैमी का एग्जांपल है कैजुराइना। कैजुराइना जानते हो क्या? पल्सेस होती हैं, कैजुराइना पल्सेस में आती है। और मीजोगैमी पाई जाती है कुकरबिट में, कद्दू, कुकरबिट। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लो ऐसे स्टार बना के, साइनर्जिड डायरेक्ट द growth of synergids direct the growth of pollen tube Sir, by could you repeat? synergid directs the growth of pollen tube by secreting some chemical substances this is a chemotropic movement. This is a chemotropic movement. ठीक भाई, क्लियर है? yes sir. Yes. राइट। अब देखो, अब मैंने आपसे बताया कि कितने टाइप का एम्ब्रियो सैक हो सकता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों ही लिहाज से इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी खूब पूछा जाता है कितने तरह के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। तो एंडोस्पर्म्स
देखो अगर बोर्ड में क्वेश्चन एम्ब्रियो सैक से आता है, वो सीधे सीधे आपको आएगा ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, या क्वेश्चन आएगा डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, या ये आएगा डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, है ना। ये क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा बोर्ड में कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या होते हैं, बिकॉज इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट they do ask number of the question, number of the type of question, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। इन द सेम वे बोर्ड में आपसे ये पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया है, आप देखेंगे पुराने आपके पास पेपर होंगे आप लोगों के पास, है ना, जितने आप लोगों के पास एग्जाम आइडिया ये सब बुक्स होंगी, है ना, तो आपने देखा होगा कि उनमें आप देखेंगे कई बार पूछा गया कि कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, सॉरी कितने टाइप का एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। अब देखो सबसे पहला जो एंडोस्पर्म पाया जाता है ना, वो ऐसा होता है, ये वाला सेलुलर एंडोस्पर्म। इस सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ऐसे सेल डिवाइड होती रहती हैं, है ना, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। ये देखो ये क्या है आपका, दिस इज, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो ऊपर की तरफ है ना, डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड है। तो यहां पर क्या हुआ, सेल डिवाइड हुआ, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। तो पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हुई। सर हाँ सर क्लास कब एंड होगी? क्लास 7 o'clock एंड होगी, बताओ बेटा। सर एक्चुअली इफ्तार का टाइम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दो जरा। ठीक है बेटा, फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं ना, ठीक है ना, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है हम ना, नेक्स्ट क्लास में बताना कि मुझे टाइप्स ऑफ ये लिखवाने, टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, जी सर। एंडोस्पर्म लिखवाने, है ना, ये लिखवाना है, मुझे याद दिलाना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय थैंक यू सर। बाय, आई लव यू, बाय बाय बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम, बाय, Thank you, sir. वेलकम बेटा।